सेशन में कुछ और सवाल मैं आपको कराता हूँ। कुछ मैंने पहले ही करा दिए थे कल, इसी में और एग्ज़ाम्पल मैं कराऊँगा अब आपको। तो चलिए पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल अपनी तरफ से कराता हूँ, फिर कुछ ये मैं और क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये कराऊँगा। देखिए हाँ, धर्मेंद्र बोलो। धर्मेंद्र बोलो, क्या कह रहे हो? कल आपने क्वेश्चन दिया था। कल एक क्वेश्चन दिया था, कर लिया होगा तुम लोगों ने। फिर उसका थोड़ा आंसर मैच नहीं कर रहा था। आंसर मैच नहीं कर रहा है। मतलब थोड़ा आ नहीं रहा है उसका आंसर। चलो मैं बता देता हूँ फिर। देखिए ये रिंग वाला क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ। ये रिंग इधर जा रही है, u की वेलोसिटी से, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है v की वेलोसिटी से। किसी इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा है। तो u और v में क्या रिलेशन होगा, या मान लो u दे रखा है, आपसे v पूछ लेगा, या v दे रखा है u पूछ लेगा। मान लो u गिवन है और v पूछा है, या इनमें रिलेशन, तो वो कंस्टेंट इक्वेशन, जैसे एक्सेलरेशन में दो ब्लॉक्स के, उसी तरह से यहाँ रिंग और ये ब्लॉक के वेलोसिटी में जो रिलेशन आएगा वो कंस्टेंट इक्वेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलो ये मैं बताता हूँ क्वेश्चन। पहले तुम जो क्वेश्चन बता रहे हो वो वाला ले लेते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या था वो मुझे तुमको बताना पड़ेगा, कि मुझे याद नहीं क्या मैंने दिया था। वो स्प्रिंग और ब्लॉक क्या थे वो मुझे बता दो, मैं इसको साइड में करता हूँ, अभी लौटूंगा मैं इस पे। तो ऊपर स्प्रिंग थी कि नीचे स्प्रिंग थी, पहले तो ये बताओ। ऊपर स्प्रिंग थी, नीचे स्प्रिंग थी? नीचे स्प्रिंग थी सर। नीचे स्प्रिंग नीचे थी। यस सर। और ये ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक कितना था? एम मास्टर और नीचे वाला और नीचे वाला 3m। 3m। चलो, और इसमें इसको हमने काट दिया। काटने के तुरंत बाद दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन क्या होंगे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जस्ट बिफोर कटिंग का एक डायग्राम बना लिया करो। जस्ट बिफोर कटिंग में अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक को मैं 1 और नीचे वाले को 2 कह रहा हूं। तो 1 नंबर वाले ब्लॉक का कट करने से पहले यहाँ रस्सी में टेंशन T, इसका अपना वेट mg, और यहाँ रस्सी स्प्रिंग खींची होगी तो kx। तो आप यहाँ लिखोगे T बराबर mg प्लस kx, एक इक्वेशन। नीचे वाले 2 नंबर के ब्लॉक के लिए जब FBD बनाओगे तो 2 नंबर के ब्लॉक में ऊपर kx आएगा और इसका वेट आ जाएगा नीचे 3mg, और ये भी इक्विलिब्रियम में, तो kx बराबर हो जाएगा 3mg के। ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहो तो t की या kx इसकी वैल्यू ऊपर वाले में यूज कर सकते हो, चाहो तो यूज करना। ठीक है। जैसे kx की वैल्यू 3mg अगर मैं इसमें रख दूं, तो यहाँ पर t टेंशन की वैल्यू मैंने kx की वैल्यू 3mg रख दी, तो t की वैल्यू 4mg हो जाएगी। ठीक है। अब जस्ट आफ्टर कट करते ही टेंशन जीरो होगा, सबसे पहली बात समझनी है। टेंशन जीरो होते ही ऊपर वाले ब्लॉक को अगर हम देखें तो ऊपर वाले ब्लॉक पर ऊपर जो टेंशन था वो तो जीरो हो चुका है, इसका अपना जो वेट mg है, और स्प्रिंग एकदम से कंप्रेस नहीं होगी, अभी भी स्प्रिंग kx से खिंची होगी, क्योंकि जस्ट आफ्टर पूछा जाता है। mg और kx दोनों नीचे, ऊपर टेंशन जीरो हो गया। तो अब 1 नंबर का जो ब्लॉक है इस पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं, केवल mg और kx दोनों नीचे की तरफ। mg और kx दोनों नीचे की तरफ, और ध्यान से देखें kx की वैल्यू 3mg है, तो ये मिला के 4mg हो गया, जो इस m के मास को a1 का एक्सेलरेशन दे रहा है। ये कट जाएगा, तो यहाँ से a1 यानी ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 4g नीचे की तरफ आएगा, यानी ये वाला मास a1 के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, यानी 4g से नीचे जाएगा। अब बात आती है 3m का जो मास है, 3m का जो मास है 2 नंबर का, और 3m के मास पे अगर आप देखोगे तो ऊपर kx में तो कोई बदलाव हुआ नहीं ऑल ऑफ ए सडन जब कट करेंगे,
और ये 3mg। अब आप अगर आप ध्यान से देखें तो FBD में कोई चेंज नहीं आया, kx ऊपर है 3mg नीचे है, ये दोनों बराबर होंगे यानी बराबर है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन a to 0, यानी कट करने के तुरंत बाद ऊपर का ब्लॉक बहुत तेजी से 4g के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, जबकि 3m का मास उस इंस्टेंट पे, ध्यान रखना, केवल स्टेशनरी होगा, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 होगा केवल उस इंस्टेंट पे कट करने के बाद। ये मत सोचना कि रुका रहेगा हवा में, ऊपर वाला तेजी से नीचे आएगा और फिर दोनों चलने लगेंगे कुछ देर के बाद, तो ऊपर वाले का जो एक्सेलरेशन है वो तो 4g होगा नीचे की तरफ, और नीचे वाले का एक्सेलरेशन 0 आएगा। देखो आंसर चेक कर लो। ठीक है भाई, हो गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जो क्वेश्चन अभी मैंने दिया था उस पर लौट आते। HC वर्मा का एग्जाम्पल है ये, और इसी से मिलते जुलते एक दो एग्जाम्पल और भी अक्सर मिल जाएंगे आपको किताबों, एक मैं और कराऊंगा इसी जैसा मिलता जुलता। ये आपने नोट कर लिया है तो मैं वापस आ जाता हूँ इस एग्जाम्पल पर। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल कंस्टेंट इक्वेशन बतानी है, यानी u और v में रिलेशन, या मान लो u दिया है v निकाल, कितना v equals to u cos theta। v इक्वल टू u cos थीटा, चलो लिख U लेते cos हैं theta। v इक्वल टू u cos थीटा। सर ठीक है, सर u अपॉन tan थीटा। u अपॉन tan थीटा, v की हाँ वैल्यू u अपॉन tan थीटा। चलो यस देखो, सर यस सर। चलिए The देखो V is अब equal to ये, U cos theta। v चलिए बराबर u upon cos theta सर। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वही टेंशन ट्रिक आप इसमें लगाओ, बेस्ट है, टेंशन ट्रिक से करोगे बेस्ट है। अब देखिए ये जो V है, इस V जो ब्लॉक है नीचे जो लटका हुआ, यहाँ पे टेंशन T ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे टेंशन T इधर आएगा। मैंने आपसे कल बताया था कि कभी अगर ऐसा हो कि टेंशन की डायरेक्शन वेलोसिटी एक्सेलरेशन के पैरेलल एंटी पैरेलल ना हुआ करें, तो आप टेंशन के वो कंपोनेंट ले लिया करो जो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, कल ही बताया था। और इसके पीछे वर्क डन का कॉन्सेप्ट है, तो टेंशन का एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये जो आएगा वो टी साइन थीटा आएगा, जो किसी काम का नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। कौन सा? परपेंडिकुलर वाला। तो अगर मान लो कभी रस्सी ऐसे तिरछी वगैरह हुआ करें तो टेंशन का वो कंपोनेंट लेना है जो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल आएगा। और ये जो टी ये वाला है जो ब्लॉक से जुड़ा हुआ है वो तो एंटी पैरेलल है ही। तो अब मैं लिखूंगा, पहले ब्लॉक के लिए लिखता हूँ जो लटका हुआ है टी इंटू वी, और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, और इधर टी कॉस थीटा में लूंगा, ना कि टी साइन थीटा। मैंने बताया था पैरेलल या एंटी पैरेलल वाला लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला वर्क नहीं करता है, इंटू यू। और दोनों पैरेलल हैं तो ये प्लस, दो ही टर्म आएंगे क्योंकि दो ही मास है जो मूव कर रहे हैं, एक रिंग है ये और एक ये ब्लॉक है, और इक्वल टू कर देते हैं 0। तो ये आ गया आपका टी वी इक्वल्स टू टी यू कॉस थीटा, टी से टी गया तो v पूछा था, v की वैल्यू u cos थीटा आ गई। ठीक है, v की वैल्यू u cos थीटा आ जाएगी। ये कंस्टेंट इक्वेशन हो गई, v की वैल्यू भी आ गई, u पूछता तो u आ जाता v अपॉन cos थीटा। एक बात और मैं बता दूं, ये जो वैल्यू है ये इसी इंस्टेंट पे है क्योंकि थीटा लगातार बदलता रहेगा, थीटा लगातार बदलता रहेगा, तो ये वैल्यू इंस्टेंटेनियस होगी, ध्यान रखना। थोड़ी देर के बाद ये आगे जब बढ़ जाएगा, थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी तो v की वैल्यू भी बदल जाएगी, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, कंस्टेंट इक्वेशन आ गई। ठीक है, HCV का क्वेश्चन है। अब देखिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देने जा रहा हूँ, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर है, मिलता जुलता ही है। ये मान लीजिए कि ये जो पार्ट अभी डिस्कस हुआ है ये आधा पार्ट डिस्कस हुआ है एक क्वेश्चन का, एक दूसरा पार्ट और देखिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंस्टेंट इक्वेशन के कई यूज हैं। अब देखिए इसी तरह का सिमिलर एक एग्जांपल ये मैं दे रहा हूं, आपने ऐसा क्वेश्चन जरूर देखा होगा। ठीक है, तो अब इसको आप करके दिखाइए। पुली और स्ट्रिंग दोनों स्मूथ नेग्लिजिबल में, फाइंड द फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। हालांकि इसमें कंस्टेंट इक्वेशन यूज नहीं होगी, लेकिन मैं इसको कंस्टेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, कंस्टेंट इक्वेशन भी मैं आपसे पूछ सकता हूं और वो भी इसमें यूज हो जाएगा। फिलहाल तो जो पूछा है वो आप आंसर करिए, फिर कंस्टेंट इक्वेशन भी देखेंगे किस तरह का कंस्टेंट में, यही सवाल कंस्टेंट में भी बन सकता है।
आपसे एंगल थीटा पूछा है, जिसके लिए ये एंगल जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। आपको मास अगर दिख रहे हो तो बीच वाला √2m है और साइड में m और m है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होने के लिए थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। पहले आप इसी को सॉल्व करिए, फिर इसी में कंस्टेंट इक्वेशन भी मैं बताऊंगा आपको। काफी आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये कॉमन सा क्वेश्चन है, कई किताबों में, टेक्स्ट में, बुक्स पैकेज वगैरह में आपने देखा भी होगा जरूर। तो 45 डिग्री 45 डिग्री बिल्कुल सही जवाब। आप देखिए, इसमें हम एफबीडी बना लेते हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो mg, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे mg और यहाँ टेंशन T, ये इधर टेंशन T और इधर टेंशन T। ऐसे कोई दिक्कत मेरे ख्याल से यहाँ तक तो होगी नहीं। अब ये जो बीच में जो रस्सी मुड़ी हुई है, ये टेंशन T जो आया है, तो इसके कंपोनेंट जब करेंगे तो इधर T के कंपोनेंट कॉस वाले आ जाएंगे, तो दोनों तरफ से T का कॉस कॉस ऐड होके T कॉस थीटा आएगा, और इधर T का कंपोनेंट T साइन थीटा और इधर कंपोनेंट T साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझते होगे आप, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो ये होगा कि T की वैल्यू इधर वाले पे mg के बराबर, तो इधर जो T है ये mg के बराबर होना चाहिए, और ये T और T तो कट गए, ये वाले दोनों, और जो ऊपर 2T cos थीटा है वो इसके वेट को बैलेंस करना चाहिए, और इसका वेट क्वेश्चन में दिया है √2 mg। तो अब क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो मैं कहूंगा कि 2T cos थीटा हैज टू बी इक्वल टू √2 mg, और ये कैपिटल में है m एक्चुअली, है ना। तो अब T की वैल्यू mg के बराबर और इधर इसके बराबर, तो T की वैल्यू हमने mg रख दी और √2 mg, तो ये आपका आंसर आ गया। cos थीटा 1/√2, और इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई इक्विलिब्रियम के लिए। अगर मान लो थीटा 45 से ज्यादा हो जाए या थीटा 45 से कम हो जाए, तो फिर सिस्टम मोशन में आ जाएगा। इस पोजीशन में ये रुका हुआ है, थीटा मोशन में। अगर थीटा की वैल्यू 45 से कम ज्यादा होने लगे, सोचिए जरा कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती, तो मैं ये कहूंगा कि फिर जो 2T cos थीटा है, 2T cos थीटा, वो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और वो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो √2 mg से, क्योंकि देखो cos थीटा में थीटा जब छोटा होगा तो cos थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, तो 2T cos थीटा ज्यादा हो जाएगा। अब 2T cos थीटा ज्यादा होगा तो सिस्टम को वो ऊपर की तरफ, यानी √2m के मास को ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, और अगर 45 से ज्यादा हुआ तो फिर वो 2m का मास नीचे आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये तो खैर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी फिगर में मैं बताने जा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको नोट करना है। हो गया होगा। अब देखिए, ये तो मैं हटा देता हूँ। अब मेरा कहना ये था कि मान लो 45 से कम होगा एंगल, 45 से कम तब हो सकता है जब ये ऐसे हो। आप ध्यान से देखिए, थीटा 45 से कम है, तो ये जो मास है, एक और सवाल पूछा जाता है इसमें, ये √2m का मास जो नीचे है, इस पे ऊपर की तरफ अब जो फोर्स आएगा वो 2T cos थीटा की वैल्यू √2 mg से ज्यादा ही होगी, क्योंकि 45 पे √2 mg के बराबर आ रही थी, तो एंगल थीटा अब जो है वो, अगर इसको हम नीचे खींच देते हैं तो ये मास ऊपर चले जाएंगे दोनों। इसको हमने अगर नीचे खींचा तो ये मास ऊपर चले जाएंगे, तो अगर ऊपर जाएंगे तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे क्या होगा, अंदाजा लगा, ये 2T cos थीटा का जो टर्म आएगा वो ज्यादा हो जाएगा, ये इसको वापस यहाँ खींच ले जाएगा। और अगर मान लो ये जो मास है ये नीचे खींच दिए जाए, दोनों दोनों तरफ से पकड़ के खींच दिए नीचे, तो ये मास ऊपर जाएगा।
अब अगर ऊपर जाएगा तो आप अंदाजा लगाइए कि थीटा की वैल्यू 45 से ज्यादा हो जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर 45 से ज्यादा होगी तो फिर अब अंडर रूट 2 mg से 2t cos थीटा जो आया था वो कम हो जाएगा, और अंडर रूट 2 mg अब ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, अंडर रूट 2 mg से नीचे खींचेगा। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों को आपको? Yes, sir. अब आप सोचिए कि इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो मास है अंडर रूट 2 mg का इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा नीचे खींच दें तो क्या होगा। नीचे ऑप्शन दे देगा, नीचे ही चलता चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वहीं रुक जाएगा और ऑसिलेट करेगा, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। ठीक है, SHM करेगा तो SHM की पॉसिबिलिटी तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं होती। बट हाँ, एक चीज आपको शायद समझ में आई हो कि ये नीचे खींचोगे तो ऊपर की तरफ आएगा वापस, और ऊपर ले जाओगे तो नीचे की तरफ आएगा, यानी इस पोजीशन के अबाउट ये क्या करेगा, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, अप एंड डाउन मोशन करेगा, तो ऑसिलेटरी मोशन करेगा। अगर हम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर देंगे, ऐसे ऑप्शन भी मिल सकते हैं थ्योरेटिकली। बात को समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा इसमें सवाल आता है कंस्टेंट इक्वेशन को लेके ही। ठीक है, तो एक तो ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर देंगे। दूसरा सवाल अब मैं देने जा रहा हूं आपको। फिगर यही है, फिगर यही है, लेकिन अब जो कंडीशन है इसमें क्या है, वो कंडीशन ये है कि यहाँ का जो मास है, ये मास मान लो m डैश है, वो रूट 2m वगैरह कुछ नहीं है, m डैश टाइप का है। ये वाला मास मैं खींच रहा हूँ u से, ये वाला मास मैं खींच रहा हूँ u से। तो इतना तो पक्का है कि ये दोनों अगर हम u से खींचेंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा किसी वेलोसिटी v से। ये v वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है इसी एंगल थीटा के लिए, क्योंकि जब खींच रहे होगे तो थीटा की वैल्यू बदलेगी। अब वो अंडर रूट 2m वाली कंडीशन मैंने हटा दी। ठीक है, कोई जनरल मास की कंडीशन है, मान लो m डैश, और वो इस तरह से है कि m डैश ऊपर जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो मास अंडर रूट 2m हो या थीटा 45 हो, कोई भी जनरल वैल्यू है इस समय थीटा। और उससे सिचुएशन ये हो रही है कि जो दो साइड के दोनों मास थे ये तो नीचे जा रहे हैं u से, और बीच वाला फिर ऊपर जा रहा है, तो v u में क्या रिलेशन होगा, तो फाइंड रिलेशन बिटवीन u एंड v। कंस्टेंट इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया अब इसी में। पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना, ये जो अभी मैंने HC वर्मा वाला कराया, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। आसान क्वेश्चन है ये भी, बट मैंने ओवियस सा क्वेश्चन कराया जो ज्यादातर आपको मिल जाएगा बुक्स में। कुछ और भी डिफरेंट एग्जाम्पल हम लेंगे, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे आगे। थीटा रीड u by cos थीटा हाँ u by cos theta v की वैल्यू u बाई cos थीटा। इक्वेशन बनाना मैंने आपको बताया, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। ठीक है, अब ये जो साइड वाले मास हैं दोनों लेफ्ट और राइट के, इनके लिए तो आप लिख लोगे T इंटू यू माइनस के साथ। लेफ्ट वाले के लिए देखो ध्यान से, टेंशन ऊपर है यू नीचे है, और राइट वाला जो मास है उसमें भी टेंशन ऊपर है यू नीचे है। जितने भी ब्लॉक्स होते हैं सबके लिए लिखा जाता है, 4 होंगे तो 4 टर्म आएंगे, 2 होंगे तो 2 आएंगे, 3 होंगे तो 3, 3 ब्लॉक है इसलिए 3 टर्म आएंगे। बीच वाले के लिए लिखने जा रहा हूँ, बीच वाले को लिखते समय ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टेंशन आप देख रहे हो वो टेंशन वेलोसिटी के न तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, कंपोनेंट ले लेंगे, और वो वाले कंपोनेंट हम लेंगे जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं। तो टेंशन दोनों तरफ से जब आएगा तो 2t cos थीटा आएगा, और ये 2t cos थीटा को v से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन दोनों के सेम है, इसलिए प्लस करके और फाइनली इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 2tu इक्वल्स टू 2t v cos थीटा। इसमें 2t चला गया और बस आपका v चाहिए था आपको, तो v की वैल्यू आ गई u अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब अच्छे से मेरा मतलब है पूछे जाने लायक है और आ सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो नोट कर लो, एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें मैंने बता दी। एग्जाम्पल 2 में एक तो जो मैंने जो क्वेश्चन था वही पूछा 45 डिग्री। दूसरा मैंने पूछा कि अगर हर इसको डिस्टर्ब कर दें तो ये ऑसिलेशन करेगा ऊपर नीचे। और तीसरा कंस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल।
ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है knowing that block B start to move downward with a constant velocity of 18 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, बी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आपको दे दी है, ए की वेलोसिटी पूछी है। एक तरह से ये समझ लो कि आपको बी की वेलोसिटी डाउनवर्ड दे रखी है, ये मान लो u, और ये नीचे जा रहा है, तो एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये शायद ऊपर जा रहा होगा, और ये निकालना है, और u की वैल्यू आपको 18 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। कंस्टेंट इक्वेशन से आप कर सकते हैं। कंस्टेंट इक्वेशन में एक पॉइंट और भी मैं अभी आपको बताऊंगा, धीरे धीरे अभी काफी सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वो कराऊंगा। एक ये भी है, अभी इसको भी मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। पहले आप इसको करिए, कर सकते हो आप इसको कंस्टेंट इक्वेशन से ही। ट्वेल्व सभी 9 सर 9। तो सबसे पहले देखो, कंस्टेंट इक्वेशन के लिए हमको इसमें टेंशन निकालनी होगी, जो रस्सियां उनको आइडेंटिफाई करना होगा। तो कहीं से भी एक जगह से स्टार्ट कर लें, जैसे ये एक रस्सी है पूरी, है ना, ये फिर एक दूसरी रस्सी है, और ये एक तीसरी रस्सी है, ध्यान रहे। तो टोटल सबसे पहले यहाँ पे ये है कि रस्सियां किसी एक जगह से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये टेंशन टी एक रस्सी, और ये टेंशन टी। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो टेंशन टी इस वाले में आया है, इसका आधा और आधा इसमें जाएगा। आधा आधा क्यों जाएगा? क्योंकि मैंने कहा था साइड आर्म का टेंशन मेन आर्म में आता है। तो ये जो टी आप देख रहे हैं, ये वाला, ये टी मेन आर्म है, और इसका आधा यानी t/2, और t/2 इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, और यही t/2 यहाँ से घूम के इसमें आ जाएगा, और ये t/2 अब ये साइड आर्म हो गई, तो ये मेन आर्म हो गई, ये टी आ गया। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? साइड आर्म और मेन आर्म का खेल है। साइड आर्म क्या होती है? साइड में जो होती है, मेन आर्म बीच में जो सेंटर में जुड़ी होती है। साइड आर्म का टेंशन ऐड होके मेन में आता है। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए, तो इसमें अगर टी लिया है ये यहाँ तक, तो ये टेंशन टी है, तो इसमें आधा आधा यहाँ t/2 हो गया, सॉरी। और अब ये एक अलग रस्सी है, ये यहाँ से, ये ब्लू में जो मैं शेड कर रहा हूँ, तो ये पूरी में t/2 चलेगा। फिर ये जो t/2 है, ये दोनों ऐड होके मेन आर्म में आ जाएगा। अब आप कंस्टेंट इक्वेशन बना लो। तो कंस्टेंट इक्वेशन में ए ब्लॉक पर जो टेंशन है, ध्यान दें, तो टोटल मिला के 3t/2 है ए ब्लॉक पर। 3t/2 है, और वेलोसिटी v से मल्टीप्लाई कर लिया, डायरेक्शन ऊपर है तो प्लस कर लिया। और बी वाले ब्लॉक पर टेंशन टी है, वेलोसिटी u है, नीचे की तरफ माइनस साइन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको v चाहिए था, तो v की वैल्यू t तो कॉमन आके 0 में भेज दो, ये 2u/3 आ गया। अब u की वैल्यू क्वेश्चन में 18 दे रखी है, और ये वैल्यू आप 12। रखेंगे, तो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड आपका आंसर हो गया। सो द राइट आंसर इज, ठीक है, राइट आंसर इज बी। इसमें मैं अब आगे एक चीज और ऐड कर देता हूँ आगे के लिए, आप ये बात भी ध्यान रख सकते हो आगे के लिए। अभी भी ध्यान रखना कि जो टेंशन और एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जो होते हैं, इनमें इनवर्स का रिलेशन आता है हमेशा, टेंशन और एक्सेलरेशन या वेलोसिटी में। कहने का मेरा मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी रस्सी में या ब्लॉक पर टेंशन 2 गुना है, तो उसका एक्सेलरेशन आधा होगा। ये बात हमेशा के लिए ट्रू है, ये बात। और ये वेलोसिटी में लगा लो या एक्सेलरेशन में लगा लो, अगर किसी ब्लॉक पे टेंशन 3 गुना है दूसरे से, तो उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी 1/3 होगा। ये बात हमेशा के लिए ट्रू है। अब इसको आप चाहो तो जो पीछे मैंने कल एग्जाम्पल कराए थे, उनमें भी अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, ऐसा कुछ था,
ऐसा कुछ था कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 है, सपोज करिए नीचे, और इसका a2 है ऊपर। तो a1 a2 को आप टेंशन से डायरेक्ट भी रिलेट कर सकते हो, वही रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, इसमें फिर 2T हो जाएगा, इसमें 2T हो जाएगा, इससे इसमें 4T और इसमें 4T। तो अगर आप ध्यान दें तो ये बड़े वाला जो ब्लॉक है, मैंने नाम इसको A दे दिया। ए वाले जो ब्लॉक है, इस ए वाले ब्लॉक पर टेंशन 7T है और बी वाले ब्लॉक पर टेंशन T है। तो इनके जो एक्सेलरेशन आएंगे A2 A1 वो इनवर्सली रिलेटेड होंगे, यानी जिसमें टेंशन 7 टाइम्स है उसका A2 equals to एक्सेलरेशन A1 by 7. हाँ 1/7 टाइम्स होगा। तो A1 ज्यादा हुआ या A2 ज्यादा हुआ? फिर A1. A1 ज्यादा होगा क्योंकि टेंशन कम है। तो A1 ज्यादा होगा तो 7 का मल्टीप्लाई किधर करूं, A1 में कि A2 में? कंफ्यूज हो जाता है बच्चा इसमें। A2 7 A2 हो जाएगा सर. 7A2 डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप इसी बात को। मैंने आपको पहले टेंशन ट्रिक से समझाया, बट दिस फैक्ट इज ऑलवेज ट्रू। ये भी ध्यान रख सकते हो, एक दूसरा तरीका आ गया ये। तो 7A2 इक्वल्स टू A1। कहने का मतलब ये है कि जिस पर टेंशन कम होगा वो ब्लॉक फास्ट चलेगा, और जिस पर टेंशन ज्यादा होगा वो धीमे चलेगा। मतलब आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि इसमें तो फायदा है कि हम कम फोर्स लगा के ज्यादा लोड उठा सकते हैं। बात तो सही है, लोड तो ज्यादा उठा सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उतने ही गुना कम हो जाता है, वर्क बराबर होता है। आपको मेरी बात शायद समझ में नहीं आई होगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि इधर वाला जो मास है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इधर वाला जो मास है ये अपने से 7 टाइम्स ज्यादा उठा सकता था। ये जो बी वाला मास है ना, कल मैंने समझाया था, ये बी वाला जो मास है ये अपने से 7 टाइम्स ज्यादा उठा सकता है। बिल्कुल सही बात है, यानी अपने से 7 गुना लोड ज्यादा ले सकता है। यानी इसका मास अगर m है तो ये 7m तक लिफ्ट कर लेगा। बट एक ड्रॉबैक भी है कि जब ये 7m है तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन मुझे पता है कि ये अगर x जाएगा तो इसको 7x जाना पड़ेगा, 7 टाइम्स होगा। यही तो बता रहा हूँ, इनवर्स रिलेटेड है। मेरी बात को समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes sir. yes sir अब आप देखिए कि दोनों केस में टेंशन के वर्क बराबर आएंगे। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो टेंशन है T और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का वर्क जब लिखोगे तो T इंटू 7x आएगा माइनस के साथ। और इस वाले का जब लिखोगे तो यहाँ टेंशन 7 गुना है और डिस्प्लेसमेंट x है, तो ये आ जाएगा 7T इंटू एक्स प्लस के साथ। तो इसका वर्क और इसका वर्क इक्वल अपोजिट आया। तो लगता है हमें कि वर्क कम करना पड़ेगा, वर्क कम नहीं करना पड़ा, हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है। ये एक फायदा हो जाता है, लेकिन उसका एक दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपने फोर्स तो कम लगाना पड़ रहा है लेकिन खींचना ज्यादा पड़ेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट उतने ही ज्यादा टाइम्स हो जाएगा। पुलिस से एडवांटेज मिलता है, फोर्स कम हो जाता है, एक अकेला आदमी कई के बराबर काम कर सकता है, लेकिन उसको काम फिर ज्यादा करना पड़ेगा, रस्सी ज्यादा खींचनी पड़ेगी दूसरे को लिफ्ट करने के लिए। ये है, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। ये रहा अगला सवाल, एग्जांपल 4। ब्लॉक ए हैज ए वेलोसिटी ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड टू द राइट। ब्लॉक ए, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर बी। करिए।
इसमें अगर आपको फिगर ना समझ में आए तो मैं थोड़ा आइडिया दे दूं, क्योंकि फिगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हो सकता है आपको फिगर समझने में डाउट हो। देखिए ये जो रस्सी है ना, ये वाली रस्सी यहाँ से शुरू होके इससे लिपट के ऐसे करके ऐसे होते हुए और ये यहाँ जा रही है सिलेंडर में। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी रस्सी क्या है, क्योंकि ये तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस से मैं अपना बता रहा हूँ कि ये एक रस्सी अलग है, ये जो यहाँ जुड़ी है, और एक रस्सी ये वाली अलग है जो इस पुली के सेंटर से यहाँ जुड़ी है। यानी कहने का मतलब ये वाली जो पुली है ना, ये फिक्स होगी, बट इसके ऊपर से पुली के ऊपर से रस्सी लिपट के ऐसे जाएगी। ठीक है, तो अब आपको बताना है, आप चाहो तो टेंशन निकाल के सीधे डायरेक्टली उसमें इनवर्सली रिलेट कर सकते हो, और बी की वेलोसिटी, और इतना कंफर्म है कि कहा है क्वेश्चन में ब्लॉक एक की वेलोसिटी राइट में है, इधर ये नीचे जाएगा फिर। ठीक है, अब वो कितना होगा ये बताना है आपको, फटाफट से बता दो फिर। सर 1.2। 1.2, चलिए देखते हैं। तो देखिए जो मैंने ग्रीन वाली रस्सी शेड की है उसको आप देखें सबसे पहले। इस रस्सी में टेंशन यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, एक ही रस्सी में टेंशन टी, और ये टी, ये सेंटर से ऐसे होते हुए यहाँ घूम के ऐसे जाएगी, तो 3T हो गया। तो समझने वाली बात ये है कि मैंने कहा था कि साइड आर्म वगैरह, अब यहाँ साइड के हम बीच में भी एक आर्म आ गया, तो यहाँ जो टेंशन आएगा वो इन 3 के बराबर आएगा, 3T। आप ये कह सकते हैं कि क्यों, तो उसका जवाब ये है, देखिए ये जो पुली है, इस पुली पे यहाँ टेंशन T, यहाँ सेंटर पे बंधा है T, और यहाँ भी बंधा है T। अब ये पुली क्वेश्चन में कहा तो है नहीं, लेकिन आइडियल मानेंगे तो इस साइड में राइट में 3T का टेंशन है, तो इधर भी 3T आना चाहिए, जिससे पुली पे नेट फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे 0 होगा। फिर ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे, इस ब्लॉक ने ये टेंशन 3T दिया, तो ये पुली इस ब्लॉक को 3T का टेंशन देगी, ये 3T जो मैंने ऊपर दिखाया है ब्लू में। तो पुली के ये 1 2 तीनों ऐड होके 3T आ गया, उस एक्शन का रिएक्शन, ये रेड वाला 3T मैंने ये जो दिखाया है, ये ब्लॉक पे यहाँ पे, ये इसको भी रेड में कर लेता हूँ, ये 3T आ गया। और अब ये ग्रीन वाली जो रस्सी है इसका टेंशन यहाँ T है। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि ए वाले ब्लॉक पे टेंशन 3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, ए वाले ब्लॉक पे टेंशन 3 गुना है बी से, तो बी का एक्सेलरेशन वेलोसिटी 3 गुना होगा कि नहीं होगा? अभी तो समझा यार, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। तो ए का, अगर ए पे टेंशन 3 गुना है, तो ए का जो भी वेलोसिटी होगा v, तो मैं कह सकता हूँ इसकी वेलोसिटी 3v होगी, डायरेक्ट कह लो, नहीं तो फिर इक्वेशन बना लो, 10 सेकंड लगेंगे इक्वेशन बनाने में भी। अभी यही यस तो सर। बताया थोड़ी देर पहले, इसकी यस वेलोसिटी v है तो इसकी 3v होगी, और v की वैल्यू 0.6 दी है, तो ये कितना हो गया? 1.8। 1.8 हो गया। फिर अभी जो मैंने ट्रिक बताई आपको, उसी ट्रिक से आप कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से कितना, 1.8 आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो 1.8 या सी वाला हो जाएगा। या फिर टेंशन ट्रिक वाली इक्वेशन बनाना चाहो तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3T इंटू वी प्लस के साथ, और इधर T माइनस, इसको मैं U कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए अपोजिट में, और इक्वल टू 0, तो U की वैल्यू सीधे सीधे 3V आ गई, 1.8, या जो मैंने बताया उस तरीके से डायरेक्ट कर सकते थे, सी वाला आंसर हो गया। अब टेंशन ट्रिक थोड़ा समझ में आने लगा होगा, इजी लग रहा होगा। और भी एक तरीका है, उस तरीके को भी मैं बताऊंगा, ठीक है? नोट कर लो आप चाहो तो इसको। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, ये रहा।
मिलते जुलते ही एग्जाम्पल है, बट ये है कि आपकी थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसमें आपको एक ही वेलोसिटी बतानी है। टू हंड्रेड 200, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो रस्सी को आइडेंटिफाई करो तो आप पाओगे कि ये पूरी एक ही रस्सी है, इसे घुमाया गया है ऐसे। अब इस रस्सी में अगर आप देखें तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, इधर इस वाले में टी, इस वाले में टी। देखो पुली पे मैं दिखा रहा हूँ 200 टेंशन, mm per second। जो भी आया हो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो टेंशन हमने बनाया, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ब्लॉक पुली पर ए वाले ब्लॉक पे अगर आप ध्यान दें तो ए वाले ब्लॉक पे 3 टेंशन आएंगे, टी 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 3T, अगर आप गौर करें तो। और बी वाले पे 2 टेंशन आ रहे हैं, टी और टी। ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक ही वेलोसिटी पूछी है क्वेश्चन में, तो एक ही वेलोसिटी मान लो मैं v कह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा इसके लिए 3T इंटू वी, और प्लस के साथ टेंशन राइट में ही है ए वाले पे। कैसे कैसे, एक तो पुली ए के साथ जुड़ी है तो पुली के 2 टेंशन टी आ जाएंगे, और एक वो रस्सी घूम के ए के साथ जुड़ी है, तो इस तरह से 3T आ गई, ये 1 2 और ये। इसी तरह से जो बी वाला ब्लॉक है, बी वाले ब्लॉक पे 2 ही टेंशन आए वही पुली में घूम के, और उसकी वेलोसिटी 300 है। इसे थोड़ी देर के लिए मैं u लिख देता हूँ, तो माइनस का 2T अपोजिट डायरेक्शन में u इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये आपका v आपको चाहिए, तो v की वैल्यू आ गई 2u/3। u की वैल्यू क्वेश्चन में 300 और ये दी है, तो आपका आंसर 200 मिलीमीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, इजी अब लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस तरह क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं। नोट कर लें आप। एक और सवाल लेते हैं इसमें। ये हो गया, ये हो गया, इसमें ये वाला भी देख लेते हैं। बताइए, इन द डिवाइस द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन दिया है और बी का पूछा है। करिए, टेंशन ट्रिक से ही करना है, बेस्ट है। अब सबसे पहले तो आपको इसमें रस्सियां आइडेंटिफाई करनी होंगी, कौन कौन सी रस्सी इसमें है। जैसे मैं हाईलाइट करूं तो 2 अलग अलग रस्सियां हैं, एक ये है यहाँ तक, 2 मीटर पर सेकंड। एक जो दूसरी रस्सी है वो ये है ग्रीन वाली। इनमें अगर टेंशन आपने सही से बना लिया तो आंसर तक पहुंच जाएंगे आप, और आप कहीं एक जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 बी आ रहा था। देखिए इसमें टेंशन टी होगा, मान लो, तो ये टेंशन टी होगा और ये टेंशन टी होगा। अब ये जो टेंशन टी है, तो ये इस ऊपर वाली पुली के लिए मेन आर्म हो गया, तो ये फिर आपका T/2 और T/2, और ये फिर इसमें T/2 होगा। अगर 2 होगा सर। समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा से करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। यहाँ से हमने स्टार्ट किया टी, टी और टी। ये जो टी है ये मेन आर्म में पुली के सेंटर में जुड़ा हुआ है, तो इसका आधा साइड आर्म में ग्रीन वाली रस्सी में T/2 और T/2 होगा, और यही फिर इधर आएगा T/2। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई?
मेन तो टेंशन ही sir. देखना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो। अब ए का जो ए पे जो टेंशन है वो टी है और बी पे टेंशन t/2 है, तो बी का एक्सेलरेशन जस्ट डबल होगा, सीधे सीधे कह सकते हैं। अभी तो पता है टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन वेलोसिटी, क्योंकि टेंशन बी पर आधा है इसलिए एक्सेलरेशन डबल होगा। बोलिए। यस सर। बस तो खत्म। Yes sir. ठीक है, ये 2 हो गया। डायरेक्शन बताया नहीं है, तो हम जब डायरेक्शन ऊपर नीचे कौन जाएगा, क्योंकि ए और बी में अभी ये नहीं पता मास कितने होंगे। तो अब ये तो कंफर्म है कि अगर एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे जाएगा। हाँ, ये अब पता लगेगा जब ए और बी के मास पता हो। हाँ, ये है, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ए का मास और बी के मास में अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, नहीं चलने देना है, तो ए का मास बी से 2 गुना होना चाहिए कम से कम, क्योंकि बी में टेंशन जो आ रहा है वो t/2 है, ए पे टेंशन t आ रहा है, तो ए को बैलेंस, ए और बी अगर इक्विलिब्रियम में रहे, तो अगर बी का मास 1 kg होगा तो ए का मास 2 kg होगा, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर 2 से कम हुआ ए का मास, यानी डबल से, बी के डबल से कम हुआ, तो ए वाला फिर ऊपर जाएगा और बी वाला फिर नीचे जाएगा। बोलो, मेरी बात समझ में आई कुछ नहीं? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। का मास भी दूसरे को उठा सकता है। तो अभी हम ये तो नहीं बता सकते कौन ऊपर नीचे जाएगा जब तक ए और बी के मास क्वेश्चन में ना दिए हो, बट हाँ ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और ए से बी का एक्सेलरेशन डबल होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? यस सर। Yes sir. चलिए ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, एक अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ, टेंशन ट्रिक से अलग। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में बड़ा काम आता है, और इस पे 1-2 क्वेश्चन मैं और भी करा दूंगा आपको। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है। और ये भी टेंशन ट्रिक से ही आता है, टेंशन ट्रिक का ही एक, या कहो कंस्टेंट इक्वेशन निकालने का एक डिफरेंट तरीका है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, इस कॉन्सेप्ट के बाद इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ये एक पुली है, आगे जब मैं सूडो फोर्स पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा सूडो फोर्स, ठीक है। और मेरा जो चैप्टर है, मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस है, तो आप ये मत सोचना कि सर ने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, छूटेगा कुछ नहीं। सब टॉपिक मैं अपने तरीके से अपने सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर ने नहीं पढ़ाया, मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आगे एक चैप्टर एच.सी. वर्मा के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, सेंटर ऑफ मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, ये एक चैप्टर पूरा अलग होगा। मैंने मोमेंटम बताया, इम्पल्स आपको बता दिया था पीछे, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आगे पढ़ाता हूँ कोलिजन के साथ में। सर्कुलर मोशन पूरा छोड़ा है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन के बाद में। तो अभी हम इसके बाद कल सूडो फोर्स, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और सूडो फोर्स में भी हम पुली के काफी सारे क्वेश्चन लेंगे। तो सूडो फोर्स पढ़ाने के बाद मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, संडे के टेस्ट में आपका फ्रिक्शन तक आएगा, 2 दिन में आराम से फ्रिक्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, कल सूडो फोर्स के मोस्टली क्वेश्चन करा दूंगा, जिसमें लिफ्ट के क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, मंकी की पूंछ पे एक मंकी और लटका हुआ है, वो क्वेश्चन आपने एच.सी. वर्मा के देखे होंगे, हम उससे भी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, और अच्छे सवाल हम उसमें लेंगे सूडो फोर्स से। लिफ्ट में क्वेश्चन बन जाते हैं कि लिफ्ट में कितना अपरेंट वेट वगैरह क्या होगा, टेस्ट में भी क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, आपने देखे होंगे। उन क्वेश्चन में भी ये जो कॉन्सेप्ट मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बढ़िया एग्जांपल हम करेंगे, और काफी जो टफ क्वेश्चन है वो इजी बना दूंगा मैं आपको, ट्रिक जो सिखा दूंगा। अब एक ये ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक को पहले समझो, 1-2 सवाल इस पर भी मैं करा दूंगा। अब जैसे एक पुली है, और पुली में यहाँ पर ये रस्सी है या ब्लॉक है, ठीक है। तो मान लो ये पुली ऊपर जा रही है, तो पुली का एक्सेलरेशन AP है, ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है सपोज करो A1 से, और ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है A2 से। तो एक फॉर्मूला होता है, और वो कैसे आता है, वो टेंशन ट्रिक से ही आता है। पहले फॉर्मूला समझो, फिर वो आया कैसे वो बाद में बताऊंगा। तो AP यानी पुली भी चल रही हो, ये कहीं लटकी होगी, मान लो ये ऐसे करके ऊपर लटकी है, फिर यहाँ पे ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, व्हाटएवर, वो आगे क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें सिचुएशन में आपको दिखाऊंगा। और सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट में भी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वहां ये बड़ा काम आएगा।
तो ये मान लो आपको दिया है A1 A2 एक्सेलरेशन, आपने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आप उस पे मत ध्यान दो कि ऐसा कैसे हुआ, A1 A2 बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने और इसकी बीच का एक फिगर का सेटअप दिखाया है और इधर उधर का नहीं दिखाया। जैसे ये आप फिगर देख रहे हैं, इसमें इसे खींचा जा रहा है 2 से और इसे 1 से खींचा जा रहा है, तो ये हो सकता है डिफरेंट। ठीक है, अब आपने कहा कि लेकिन इसमें तो नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता, लेकिन मैं आप इसमें ब्लॉक हटा देता हूँ चलो मैं, क्योंकि ब्लॉक से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। ब्लॉक इसलिए कि क्योंकि इसके एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकते हैं, वो कहीं घूम के जा रही होगी पुली, व्हाटएवर कुछ इस तरह का होगा। अब ये एक रिलेशन होता है और ये रिलेशन क्या है, AP यानी एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज इक्वल टू A1 माइनस A2 अपॉन 2। A1 माइनस A2 जो मैं लिख रहा हूँ, इसको लिखते समय बस ध्यान रखना है कि पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो मैंने ऊपर के डायरेक्शन को लेट पॉजिटिव ले लिया, तो इसका एक्सेलरेशन इधर वाले का पॉजिटिव लिया मैंने और इधर वाले को फिर मैंने नेगेटिव लेके लिखा और बाई 2। ये एक काम का रिलेशन है और ये देखना कई बार सूडो फोर्स के क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा। सूडो फोर्स से रिलेटेड कुछ मैं सवाल बताऊंगा, तो उन सवालों में हमें काफी हेल्प मिल जाएगी इससे। अब जैसे मान के चलो सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी कि ये एक्सेलरेशन भी ऊपर वो हो सकती है। अभी आप उसमें मत जाओ कैसे हो सकता है, ये फालतू का सवाल होगा, मतलब अननेसेसरी क्वेश्चन अगर इस तरह का आप पुट कर रहे हैं तो मुझे बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मैंने कहा आगे सिचुएशन में बताऊंगा, जो ना पता हो तो उसमें क्वेश्चन नहीं करना है, ऐसी सिचुएशन आएंगी। तो अब A2 अगर ऊपर की तरफ है, A1 भी ऊपर की तरफ है, तो फिर यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, दोनों ऊपर की तरफ है, पुली का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। अब आपने कहा कि सर ये आया कैसे, चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो आया कैसे, तो इसके लिए जो टेंशन ट्रिक वाला तरीका था वो लगाना चाहो तो लगा लो। जैसे यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, तो यहाँ पे कितना होगा 2T, और इसमें अगर मैं लिखता तो ये लिखता मैं 2TAP, 2TAP ऊपर की तरफ, और इधर फिर TA1 और इधर माइनस TA2 और इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। मैंने इधर इस वाले के लिए टेंशन ऊपर दिखाया, इधर ऊपर दिखाया, और अब इसमें जब रिलेशन हम बनाएंगे तो ये जो एक्सेलरेशन का जो टर्म आएगा T का, तो ये चला जाना है ऐसे करके, और ये जो AP का जो रिलेशन आएगा ये A2 माइनस A1 अपॉन 2 आया। कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा ऊपर से नीचे वाले का डिफरेंट आ रहा है, वो एक्सेलरेशन तो हम एडजस्ट कर लेंगे। मेन आप मैं बता रहा हूँ कि इसका जो आइडिया है उसको आपको समझना है, आता वहीं से, डायरेक्शन हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं उसी के हिसाब से। मेन है ये यहीं से रिलेशन जो टेंशन वाला है वही रिलेशन हम इसमें यूज करके निकालते हैं, पर इसको ऐसे न करके जो मैंने बताया उस तरीके से आपको लिखना है। और लिखना कैसे है, जो मैंने आपको बता दिया कि पुली का जो एक्सेलरेशन है, अगर मान लो उसको मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, तो उसी डायरेक्शन में एक तरफ का है तो उसे प्लस का, और दूसरा अगर उसके अपोजिट है तो उसको माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा A1 माइनस A1 और AP का डायरेक्शन सेम था, इसलिए उसको हमने ऐसे लिया। तो A1 माइनस A2 अपॉन 2, ये आपको लिखना अगर आ गया तो कई सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब जैसे कि देखिए ये सवाल है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक if the velocity of the free end of the rope are as indicated in the figure। ये हैंगिंग ब्लॉक की वेलोसिटी आपको बतानी है। ठीक है, अगर ये ट्रिक आप लगाओगे तो आसानी से निकाल लोगे, निकालने को टेंशन ट्रिक से भी निकल आएगा, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ इस ट्रिक से करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। पहले समझो कि इसमें हमें करना क्या है। तो आप देखिए जरा गौर करना कि ये 2 मीटर पर सेकंड से रस्सी को इधर खींचेंगे तो ये यहाँ से रस्सी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही होगी, ध्यान दीजिएगा। और ये 1 मीटर पर सेकंड से इधर खींच रहे हैं, तो यहाँ से मतलब नहीं है, ये रस्सी यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही होगी। ये बात समझनी है आपको, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे। अब ये जो पुली है, कौन सी वाली पुली है, जिसके साथ ये ब्लॉक लटका हुआ है, ये पुली, ये है वो पुली हमारी रिक्वायर्ड। तो ये पुली और इस पुली का एक्सेलरेशन AP आपसे, एक्सेलरेशन नहीं VP डिमांड कर रहा है, VP वेलोसिटी ऑफ द पुली। वो जो फिगर मैंने बताया उसका उल्टा फिगर हो गया।
और यहाँ वेलोसिटी कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड और यहाँ वेलोसिटी कितनी आई 1 मीटर पर सेकंड। अब ये 1 मीटर पर सेकंड जिस बच्चे ने सही डायरेक्शन लेना सीख लिया क्योंकि अगर ये वाला डायरेक्शन तुम नीचे वाला ले गए तो सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये तो दूसरी पुली से घूम के आ रहा है। हमको तो ये वाली पुली में इंटरेस्ट है, इस पुली के दोनों साइड में जो वेलोसिटी है वो चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया ये जो वीपी है, वीपी, अब आपको यहाँ समझना है कि वीपी का डायरेक्शन और 2 मीटर और 1 मीटर का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मान लो वीपी का डायरेक्शन मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं 2 और 1 से निकालूंगा, यहाँ पे 2 और 1 से निकालूंगा। वीपी का डायरेक्शन मुझे नहीं पता, तो 2 का डायरेक्शन प्लस के साथ 1 का डायरेक्शन प्लस के साथ वीपी का साइन अपने आप आ जाएगा, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर हमारा आ गया 3/2। और क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो वीपी का डायरेक्शन भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी जो वेलोसिटी आएगी वो 3/2 मीटर पर सेकंड। सही आंसर कौन सा होगा? ए वाला, बी वाला नहीं होगा। आपको कुछ समझ में आया? कोई आवाज नहीं आई, मतलब समझ में नहीं आया मैंने जो बताया, या आ गया? Yes, sir. 2 मीटर पर सेकंड प्लस का है, 1 मीटर पर सेकंड प्लस का है, इन दोनों को साइन के साथ जब हमने रख दिया तो वीपी अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। प्लस का 3/2 ये बता रहा है कि पुली ऊपर जाएगी, और पुली के साथ जुड़ा हुआ ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। लेकिन एक तरफ से 2, एक तरफ से 1, तो दोनों का एवरेज 3/2 आ गया। मीटर पर सेकंड से ब्लॉक ऊपर जाएगा। कुछ बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। एक एग्जांपल और करा देता हूँ, टाइम तो हो गया वैसे, आप नोट कर लो इसको। यही चीज एक्सेलरेशन में भी लगा सकते हो, यही वेलोसिटी में भी लगा सकते हो। आगे कुछ बढ़िया सवाल मैं कराऊंगा, वहां आप देखिएगा, इसका बढ़िया यूज करेंगे हम। सर बोलो। सर इसी क्वेश्चन में अगर वीपी की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के चलें तो जो 2 मीटर पर सेकंड है और 1 मीटर पर सेकंड है वो माइनस का हो जाएगा, उसको माइनस के साथ लिख लो, तो फिर अपोजिट करके यही आंसर आएगा ना। तो आंसर तो वही आएगा। आंसर में कोई चेंज थोड़ी आ जाएगा। अब तुमने कहा कि वीपी मैंने पॉजिटिव ले लिया, वीपी अननोन था, तो अननोन का साइन नन लेके आप नून का साइन लेके चलो तो फायदा रहता है ना। वीपी तो तुमको निकालना है, पर अब तुमने कहा कि मैं ये वाला डायरेक्शन, ये वाला सर डायरेक्शन में पॉजिटिव लेके चलती हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर मैं इसको -2 रखूंगा, इसको माइनस रखूंगा, और ये माइनस का 3/2 आ गया। यानी वीपी का साइन माइनस आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि वीपी आपने माना तो नीचे की तरफ पॉजिटिव था, और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वीपी का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर होगा। ऊपर ही तो आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो जो अननोन हुआ करे उसको साइन के साथ लेने का फायदा नहीं, वो अपने आप आ जाएगा आंसर में निकल के। जो नोन है उसको लेके चलो, ठीक है। यस सर। अब देखिए, इसमें नोट कर लिया होगा आपने। अब इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। और देखता हूँ, शायद एक क्वेश्चन इस पे और मैंने लिया है शायद में भी। ये थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन है, और ये टफ क्या है एक्चुअली, ये कल मैंने जो वीडियो डाला था उस वीडियो के थंबनेल में मैंने ये नेट से डाउनलोड किया था, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन चलो कराया जाए फिर बच्चों को। ये अगर आपने कल वाला वीडियो मेरा यूट्यूब पे जो मैंने डाला है, कल पढ़ाया था, उसका जो थंबनेल है, जो वीडियो में दिखाई दे रहा होगा पहला स्क्रीन, उसमें ये फिगर था। आपने देखा हो तो, नहीं देखा हो तो आज देख लेना। अब ये क्योंकि मैंने नेट से ऐसे ही निकाला था, उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा वो आकर्षक लगता है, अट्रैक्टिव, कि बच्चा देखे, तो मुझे लगा कि चलो बाय द वे कोई बच्चा पूछने लग जाए तो इसी सवाल को कर लेते हैं। अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है, बट रूल वही फॉलो होगा जो अभी पुली वाला मैंने बताया। अच्छा खासा था फिगर्स, तो मैंने कहा चलो करा ही देते हैं। अब बच्चे का किसी का ध्यान भी क्या होगा, तो कर भी रहा होगा, देखा भी होगा वीडियो ने, सबसे पहले थंबनेल में यही दिख रहा होगा कल के लेक्चर में, तो वो लगता है थोड़ा कि अरे यहाँ कुछ अच्छा सा सवाल सा लग रहा है, बड़ा सा, तो मैंने कहा चलो जब लिया है तो उसको करा ही देते हैं नेट से। अब इसमें है क्या क्वेश्चन, आपको समझ में फिगर तो आ रहा है, पर पूछा क्या है? पूछा है ई ब्लॉक जो है, इसमें ई लिखा हुआ है, उस ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है आपको, बाकी की वेलोसिटी दे रखी है। ये आखिरी सवाल है आज, फिर कल हम इसमें सूडो फोर्स वगैरह पढ़ेंगे। काफी क्वेश्चन करा दिए मेरे ख्याल से, कंस्टेंट में इसके बाद कोई
इससे कोई बचेगा नहीं सवाल। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर चीज हर टॉपिक कवर होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें हम एक जगह से शुरुआत करेंगे, ए और बी ब्लॉक से। आपसे नहीं आएगा मुझे पता है, थोड़ा टफ सवाल है। ई वाले ब्लॉक की वेलोसिटी हमें बतानी है। मैं बताता हूँ आपको, और एक बार नहीं 2 बार समझेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको मेरे साथ समझते हुए चलिए, क्योंकि एकदम से मैंने टफ सवाल ले लिया। इजी अगर करो तो इजी में इसका आधा पार्ट गायब कर दो, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। तो आप सबसे पहले हम यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ए और बी ब्लॉक की वेलोसिटी आपको दिख रही होगी 8 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ इस वाले की वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे ये वीपी है, और वीपी को क्या मैं देखते चलना मेरे साथ, तुरंत समझ में आता जाएगा। हाँ ये है कि आपसे हो सकता है कुछ बच्चे कर भी लो और कुछ से ना भी हो। तो मैं ये लिखूंगा 8 ऊपर है 2 नीचे है डिवाइडेड बाई 2, तो 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी वीपी ये वाला 3 आ गया। एग्री करते हो? बोलते चलो फटाफट से। यस सर। ठीक, अब ये जो वीपी है और दूसरी तरफ जो सी है, तो एक वीपी यहाँ भी है, ये VP1 कह रहा हूं, तो मैं इसे VP2 कहूंगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब नो देखो सर। ये नो सर। VP1 निकाला, अब VP2 निकाल रहा हूँ, और VP2 में VP1 साइड वाली वेलोसिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब जो बच्चे 5/2 थोड़ी देर पहले बीच में इंटरप्ट करने की सोच रहे होंगे, मैंने उनको टोक दिया कि बेटा मत मुझे वो बीच में टोकना। किसी को ये लग रहा होगा सर ये A1 A2 डिफरेंट कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे जैसे ये 3 आ रहा है इधर और इधर ये 2 आ रहा है। क्योंकि जब सिचुएशन हमें पता ना हो तो हम उसमें बीच में इंटरप्ट ना करें। मैंने इसीलिए बोल दिया था कि बीच में मत बोलना, मुझे पढ़ाने दो। अब आ जाते हैं यहाँ पे, VP2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई बताओ? 5/2। देखो 3 ऊपर है, 3 ऊपर है, 2 भी ऊपर है, दोनों के साइन, और ये आपका 5/2, यानी ये आ गया आपका 5/2। ध्यान देना ये 5/2 आया है, और ये रस्सी यहाँ से होते हुए यहाँ आ रही है, और ये अगर 5/2 ऊपर है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 5/2 नीचे होगा? यस सर। ठीक है भाई। अब देखिए मैं यहाँ से इधर से शुरू कर रहा हूँ, ये जो F वाला है 4 मीटर पर सेकंड है, F वाला 4 मीटर पर सेकंड है, तो मैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या 4 मीटर पर सेकंड कह सकता हूँ? अच्छा एक और चीज समझो, ये जो पूरी रस्सी है ये वाली, ये रस्सी, तो इस रस्सी का एक एंड दूसरी तरफ बना है, तो क्या मैं इसकी वेलोसिटी 0 कह सकता हूँ? ये नीचे बना हुआ है। यस सर। अगर ये 0 है तो क्या कोई मुझे बता सकता है इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसे मैं VP3 कह रहा हूँ। 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी सर, पक्का? पक्का। 4 ही होगी। नहीं होगी। 2 होगी सर, 2 2 होगी सर। 2 होगी अच्छा, चलो चलो रुको, इसे मैं VP3 कह रहा हूँ और ये VP4 है। देखो ये 4 जो था उसे मैंने VP3 कहा, और VP3 और VP4 को मैंने रिलेट करने के लिए इक्वेशन लिखी। ये कितने लोगों को समझ में आई? VP3 इज इक्वल टू VP4 प्लस 0। VP4 टफ नहीं है, बस समझते चलना है, इधर उधर भटकना नहीं है। ध्यान, मैं जो बता रहा हूँ उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। VP4 प्लस 0 मैंने किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो VP4 जो Yes, लोग sir. 4 कह रहे थे, क्या 4 आएगा? 8 आएगा सर। 8 आ गया, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, धीरे धीरे मंजिल के करीब पहुंचते हुए। अब इसके बाद इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता ई वाले की, तो मैंने मान लिया ई वाले की वेलोसिटी v है, जो मुझे चाहिए मैंने ऊपर मान लिए। अगर हमारा आंसर प्लस के साथ आएगा तो ऊपर जाएगा, माइनस के साथ आएगा तो नीचे जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। और मैं मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, ये भी मैंने ऊपर मान लिया, मुझे नहीं पता, मैंने ऊपर मान लिया।
अब जो डी वाला ब्लॉक है, डी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी वीडी नीचे की तरफ है और वीडी पुली की वेलोसिटी है, एक तरह से कह सकते हैं। तो वीडी 1 मीटर पर सेकंड बराबर होगा 5/2 माइनस v1/2 के। देखो वीडी नीचे है, मैंने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया इस केस में, और 5/2 को इसीलिए मैंने प्लस के साथ लिखा क्योंकि मैंने इसे प्लस का माना है। यहाँ पे आप एक बात समझ रहे होंगे। तो मैंने जो v1 ऊपर माना था, Yes, sir. v1 मैंने ऊपर माना था, उस v1 को मैंने नेगेटिव लिखा, और यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी अपने आप साइन के साथ। तो ये 2 और ये आपका 5/2 माइनस v1, तो v1 की वैल्यू हाफ आ गई। बोलो भाई, और प्लस के साथ आइए, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने डायरेक्शन लिया है वो ठीक लिया है। Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब एक स्टेप बचा, अब तुम ही बता दो भाई, हमें v निकालना है ना, वेलोसिटी ब्लॉक e की, और ये मैंने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप तक कर दिया, आखिरी स्टेप बचा है। अगर आपको समझ में आ गया तो आखिरी तुम बता दो फिर। Sir, 15 आएगा। 15/2. देखो यार, VP4 ऊपर मैंने लिया है, V1 ऊपर है ही, V मैंने ऊपर मान लिया है डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, VP4 की वैल्यू 8 है, ऊपर Yes, हमने sir. निकाला था, और V1 Half. की वैल्यू हाफ है, और V मुझे निकालना है और डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका 16 माइनस हाफ, ये V आ गया। तो V की वैल्यू आ गई 15.5। एक बार शुरू से चेक कर लेते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो कोई बात नहीं, उसको तो करेक्ट किया जा सकता है, रेक्टिफाई। शुरू से एक बार हम चेक कर लेते हैं। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। साइन Yes, में कोई sir. गड़बड़ हो जाती है वो कोई दिक्कत नहीं, ये तो गलतियां किसी से भी, आपसे हमसे किसी से भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और अच्छा खासा सवाल है ये। तो चलो एक तरफ से शुरू करते हैं हम। पहले लेफ्ट से हमने शुरुआत की थी, लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार मैं बता देता हूँ, समझ में भी आ जाएगा, कुछ बच्चों को डाउट अगर आ रहा होगा। तो VP1 मैंने निकालने के लिए मैंने VP का डायरेक्शन ऊपर लिया, 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 आ गया VP1 की वैल्यू, चेक कर लिया। अब VP1 और C की जो वेलोसिटी है दोनों ऊपर हैं, तो 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5/2 यानी 2.5, ये VP2 आ गया। और VP2 ऊपर अगर जा रहा है तो दूसरी तरफ D से जुड़ी पुली की वेलोसिटी, राइट वाली ये वाली, लेफ्ट वाली सॉरी रस्सी, ये वाली, ये रस्सी की वेलोसिटी 5/2, ये वेलोसिटी 5/2 हमने नीचे की तरफ ली क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, अब इधर से हमने शुरू की तो ये 4 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, तो ये 4 मीटर पर सेकंड होगा क्योंकि यही तो खींच रहा है इसको। अब क्योंकि इस पुली के ऊपर से गुजरने वाली रस्सी एक तरफ यहाँ ग्राउंड में बंधी है, तो इधर की वेलोसिटी मैंने 0 इसलिए ली क्योंकि इधर से तो रस्सी चलने से रही, बंधी हुई है, दूसरी तरफ से चलेगी। तो फिर मैंने इस पुली के VP4 को निकाला, और VP4 को निकालने के लिए मैंने VP3 और V को रिलेट किया, तो मैंने लिखा VP3 ऊपर है और VP4 भी मैंने ऊपर मान लिया था, और प्लस 0 दूसरी साइड में डिवाइडेड बाई 2, तो VP4 की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड आ गई यहाँ से। इसके बाद हमने VD से V1 को निकाला, ये V1 मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता ये किधर जा रहा होगा, तो मैंने V1 को ऊपर मान लिया। अब जो VD है, VD की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड दी है नीचे, और ये 5/2 भी नीचे, और V1 ऊपर था इसलिए इसको मैंने माइनस के साथ लिखा डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 इधर जाएगा और 5/2 माइनस इधर आके V1, तो V1 की वैल्यू हाफ प्लस के साथ आई। हाँ, ये गड़बड़ हो गया, V1 की वैल्यू प्लस के साथ आई है ना, नहीं ठीक है, V1 की वैल्यू, ओके एक मिनट, V1 की वैल्यू प्लस के साथ आई भाई, यहाँ गड़बड़ हुआ है।
है ना। V1 की वैल्यू प्लस के साथ आई है, वही तो। V1 की वैल्यू हाफ प्लस के साथ आई है, तो V1 किधर होगा आपके हिसाब से? नीचे ही होगा। एक सेकंड, एक सर नीचे की तरफ होना चाहिए। ये नीचे अगर हम लेते हैं, नीचे एक की मिनट, तरफ। एक ये एक है तो इन दोनों का सम 2 होना चाहिए। नहीं ठीक है, ठीक है, दोनों का सम 2 होना चाहिए, क्योंकि ये एक है। V1 का साइन हमने पहले ही ले लिया है, V1 का साइन हमने पहले ही ले लिया है, तो सही है डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, सही है। आप ऐसे भी देख लो चेक करके, ऐसे भी देख लो चेक करके। यहाँ देखो, ये वेलोसिटी मुझे 1 चाहिए, तो इन दोनों की जो वैल्यू है ये 2.5 है, और ये 1, ये 2.5 नीचे की तरफ, और इसका 1 ऊपर की, सॉरी 1 नहीं, आधा ऊपर की तरफ होगा। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो 2 ही तो आएगा, और 2 का आधा sir. ये आएगा 1। और क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस साइन ले लिया था ना, तो ये ठीक आया है, साइन हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, तो प्लस जो आ रहा है वो मतलब जो डायरेक्शन हमने माना है वो ठीक माना है, V1 ऊपर ही होगा। अगर ये नीचे होता तो फिर जो ये वैल्यू आती ये फिर 1.5 आ जाती, क्योंकि 2.5 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 का आधा हो जाएगा VP, फिर 1.5 आता, तो डायरेक्शन V1 का ऊपर ही होगा। ये ठीक निकाला हमने। अब हमने VP4 के लिए निकाला, VP4, और VP4 ऊपर है जो कि 8 है, और V1 ऊपर है आधा, और VE की वेलोसिटी ऊपर हमने मानी है, अगर प्लस के साथ आती है तो वही होगा, माइनस के साथ है तो नीचे होगा। तो V1 प्लस V/2, 8 और 2 16 माइनस हाफ, ये आंसर आपका सही है। 15.5 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। ठीक है भाई, कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? नो सर। चलिए, नोट करना हो तो नोट कर लो। आज की क्लास को रोकते हैं यहीं पे। कल मैं मिलूंगा कोचिंग में 2:30 बजे के बाद मिलूंगा, लेकिन 2:30 से 4:30, 2:30 से 4, 4:30 तक मिल जाऊंगा शाम को। सुबह के टाइम में नहीं है, सुबह का टाइम 2:30 बजे सोच रहे हो आप, कल शाम को। आज भी मैं बैठा था, ठीक है। चलिए रुकते हैं फिर।